नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है तुझ जैसे स्वार्थी और नालायक बेटे से भला वो नौकर ही है। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जीवन में खून के रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं और गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। प्रेम रूपी शक्कर इसमें मिठास डाल देते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार समाज में अनुपम और मंजरी जैसे कुछ लोग खून के पवित्र रिश्ते के ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की काली परछाई डालकर उसे कलंकित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ खून का रिश्ता ना होते हुए भी सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से बने निश्चल प्रेम के रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत और अस्थायी होते हैं। ऐसा ही रिश्ता श्याम किशोर और राजेंद्र कुमार जी एवं दमयंती जी के बीच में बना था। अन्यथा यदि श्याम किशोर का रिश्ता निस्वार्थ भाव से ना बना हुआ होता तो वह राजेंद्र कुमार जी के कहने पर अपने परिवार को लेकर सरकारी मकान में चला जाता, क्योंकि उसकी जिंदगी तो संवर गई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसके मन में राजेंद्र कुमार जी और दमयंती जी के प्रति सच्चा प्रेम था। उसके मन में उन दोनों के लिए माता पिता की भांति एक पवित्र रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। बरसों बाद भी वही प्रेम श्याम किशोर के द्वारा राजेंद्र कुमार जी की मृत्यु होने की कहानी बताते समय अश्रुधारा के रूप में उसकी आंखों से छलक रहा था। श्याम किशोर को संभालते हुए प्रभाकर उनको समझाने का प्रयास करने लगे। बिस्तर पर विलाप कर रही दमयंती जी को सोनिया ने बहुत ही आत्मीय भाव से समझाते हुए उनसे कहने लगी कि माँ जी, आपके साथ अपनों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसका दंड तो उनको ईश्वर देगा, लेकिन सारी दुनिया खत्म नहीं हो गई है। श्याम किशोर जी जैसा एक पुत्र आपके साथ है और आज हम और प्रभाकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके जीवन में पुत्र और पुत्र वधू की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज से आप प्रभाकर को भी अपना पुत्र समझ लीजिए और मुझे अपनी पुत्र वधू। थोड़ी देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। तत्पश्चात प्रभाकर ने श्याम किशोर से कहा कि भाई साहब, अभी तक आपने जो बातें बताई है वह मन को झकझोर देने वाली है। कैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को एक पत्नी के कहने पर भुला सकता है? लेकिन आपने जो कार्य किया वह बहुत ही अनुकरणीय है, लोगों को नसीहत देने वाला है। पापा जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? श्याम किशोर जी ने कहा, भाई साहब, उसके बाद की कहानी तो और भी दर्दनाक और घृणा पैदा करने वाली है। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, यह तो मैंने सुना था, लेकिन वह कितने निचले स्तर तक गिर जाता है, इसका नमूना अनुपम भैया और मंजरी भाभी ने उस दिन प्रस्तुत किया था। पापा जी की मृत्यु हो जाने पर मम्मी जी के ऊपर जैसे घास गिर गया हो। आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस माँ का इकलौता पुत्र माता पिता को छोड़कर चला गया हो और उसी दौरान उसका पति सदा सदा के लिए उसे छोड़कर चला गया हो, तो उस माँ और एक पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका आकलन करना असहज है। मम्मी जी ने किसी तरह अनुपम भैया को फोन मिलाकर रोते बिलखते इस घटना की जानकारी दी थी। अनुपम भैया भी फोन पर ही रोने लगे और उन्होंने कहा कि मम्मी जी, मैं जितना शीघ्र हो सकता है इंडिया पहुंच रहा हूं। अनुपम भैया के आने का कोई समय निश्चित नहीं था। संभवतः पापा जी की अंतिम इच्छा भी पूरी होनी थी, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक इंतजार किया गया। तत्पश्चात जब अनुपम भैया नहीं आए तब मेरे द्वारा पापा जी को मुखाग्नि देकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। वह पंच तत्व में विलीन हो गए थे। मम्मी जी गुमसुम और बिल्कुल शांत हो गई थी। मेरी पत्नी और मैं मम्मी जी को यही समझाते रहे कि ईश्वर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग तो आपके साथ चट्टान की भांति सदैव खड़े रहेंगे। पापा जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए भारत सरकार के अनेक अधिकारियों ने आकर मम्मी जी से मिलकर पापा जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उनके उदार व्यक्तित्व की प्रशंसा किया। पापा जी ने सदैव सिर ऊंचा करके सम्मानजनक जीवन को जिया था, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके क्रियाकर्म को भी बड़े धूमधाम से किया जाए। पापा जी की मृत्यु के 3 दिन बाद अनुपम भैया अपनी पत्नी मंजरी भाभी के साथ इंडिया आए थे। अनुपम भैया के 2 पुत्र भी हो गए थे, लेकिन वह लोग उन बच्चों को नहीं लाए थे। जब वो मम्मी जी के पास पहुँचे तब वो अपने को रोक नहीं सकी और उनको देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगी।
मंजरी भाभी के भी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह संवेदनशील आंसू नहीं थे, केवल क्षणिक दिखावा मात्र था। एक माँ अपने पति को खो देने के बाद अपने इकलौते बेटे को पाकर अपने मन की वेदना को प्रकट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माहौल शांत बना हुआ था। मम्मी जी ने अनुपम भैया से पूछा कि बेटा, वर्षों बाद तुम इंडिया आए हो, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे देखने की तमन्ना में आंसू बहाते बहाते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम अपने दोनों बच्चों को यहाँ क्यों नहीं लाए? मेरी इच्छा थी कि कम से कम एक बार अपने पोतों को अपनी आंखों से तो देख लूं। तुम्हारे पापा तो चले गए, मेरा भी क्या ठिकाना, कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मम्मी जी के इतना कहने पर अनुपम भैया बगले झांकने लगे थे। वह मंजरी भाभी की तरफ देखते हुए बहानेबाजी करते हुए कहने लगे कि मम्मी जी बच्चे आने को तैयार नहीं हुए थे। उनके हाव भाव से यह दिखाई दे रहा था कि वह जानबूझकर बच्चों को नहीं लाए थे। उनकी शारीरिक भाषा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर माँ के साथ बैठकर आंसू बहा लेने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी ऐसा व्यवहार करने लगे कि जैसे घर में सब कुछ सामान्य है। मंजरी भाभी से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वह पराये घर की थी, लेकिन अनुपम भैया के चेहरे पर पिता की मृत्यु से होने वाले दुख का कोई भाव स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वह घर में एक मेहमान की हैसियत से आए हुए हों। पापा जी के क्रियाकर्म के बारे में ना तो उनको कोई रुचि थी और ना ही उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि पापा जी का क्रियाकर्म का कार्यक्रम कैसे होगा। पापा जी हमारे लिए एक पिता से भी बढ़कर भगवान स्वरूप थे, इसलिए मैंने उनके कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ तैयारी कराई थी। पापा जी का क्रियाकर्म का कार्यक्रम बड़े ही सम्मानजनक ढंग से संपन्न हो गया था। गांव जवार से भी लोग आए हुए थे। अनुपम भैया के व्यवहार से वह लोग बहुत दुखी हुए थे। उनके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे कि हे भगवान, किसी को अनुपम जैसी औलाद ना दें, इससे बेहतर बने संतान ही रहे। सारा समाज अनुपम भैया पर थू थू कर रहा था। पापा जी का क्रियाकर्म समाप्त हो जाने के बाद मम्मी जी ने अपने सारी गहने अपने पुत्र वधू मंजरी भाभी को यह कहते हुए दे दिया था कि बेटी, बड़ी तमन्ना थी कि मैं अनुपम की शादी में अपने पुत्र वधू को यह सारे गहने दूंगी, लेकिन भगवान इंसान की हर इच्छा पूरी करे या आवश्यक तो नहीं। आज पहली बार तुम मिली हो, इसलिए इसको रख लो। अनुपम भैया मम्मी से कहने लगे थे कि मम्मी जी, हमने और मंजरी ने यह प्लान किया है कि यहाँ की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर आपको लेकर हम लोग अमेरिका में ही रहेंगे। मम्मी जी ने इसका विरोध करते हुए अनुपम भैया से कहने लगी कि बेटा, जहाँ तेरे पापा अंतिम दिनों में रहे हैं उस स्थान को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे पापा की यादों के सहारे कट जाएगी। लेकिन वह लोग नहीं माने और एक षड्यंत्र के तहत माँ के ऊपर दबाव बनाने लगे कि वह अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच डाले। माँ का दिल कितना कोमल और निष्कपट होता है, यह मैंने उस दिन देखा। ना चाहते हुए भी मम्मी जी उन लोगों की जिद के आगे उनकी बातों को मान लिया था। वह अपना फैसला सुनाते हुए अनुपम भैया से बोली कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सारी जायदाद को बेच दो। वह भी उन लोगों के साथ मन मार कर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझको पता नहीं ऐसा क्यों एहसास हो रहा था कि मम्मी जी को अमेरिका ले जाने के नाम पर सारी जायदाद को बेचने के लिए किसी षड्यंत्र की पटकथा मंजरी भाभी के द्वारा लिखी तो नहीं गई है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या आप पापा जी के सुनहरे सपनों के इस बंगले ही बेचकर उनकी यादों को मिटा नहीं देंगी? अभी पापा जी के स्वर्गवास हुए चंद दिन ही बीते हैं। आप लोग उनके सपनों के बंगलों को बेच देंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी? मेरी यह बातें मम्मी जी के हृदय में उतर गई थी, लेकिन वह बेचारी विवश थी। मम्मी जी ने उत्तर दिया कि बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन इस बात को अनुपम क्यों नहीं समझ पा रहा है? उनके इतना कहने पर अनुपम भैया को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं उनकी मार्ग में अवरोधक बन रहा हूँ। वह गुस्से से लाल हो गए थे। वह मुझसे बोले, तू कौन होता है मेरे परिवार के मामलों में बोलने वाला? तू इस घर का नौकर है, तेरी औकात मुझे मालूम है। पापा जी ने सहारा ना दिया होता तो कहीं भीख मांगता हुआ रेलवे स्टेशन पर मिल जाता। अनुपम भैया के मुख से निकली विष के समान तीखी उनकी भाषा
तीर की भांति मुझे इस प्रकार लगी कि जैसे वह मेरे कलेजे को छलनी कर गई हो। मैंने आज तक अनुपम भैया के मुँह से इतनी कड़वी बातें अपने बारे में कभी भी नहीं सुनी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वह मंजरी भाभी से मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। गुस्से से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अनुपम भैया के अपने माता पिता के प्रति किए जा रहे दुराचरण से मैं भी बहुत दुखी था। मैं भी उनको कुछ खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन किस हैसियत से उनको समझाऊं। मैं विवश था, लेकिन आज अनुपम भैया ने मर्यादाओं की सारी सीमा पार करते हुए मुझे बोलने का वह अवसर दे दिया था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं गुस्से से आग बबूला था। उसी क्रोध में आकर मैंने उनसे कहा, अनुपम भैया, कुसंगति में पड़कर व्यक्ति की सोच भी घटिया हो जाती है, वाणी में विष घुल जाता है और आचरण हैवानों जैसा हो जाता है। यह सारे दुर्गुण मैं आपके अंदर तब से देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं। अरे आपके जैसे पुत्र से मेरे जैसा नौकर ही अच्छा होता है। क्या क्या सपने पापा जी और मम्मी जी ने आपको लेकर सजोए थे, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए माता पिता के उन सभी सपनों को धूल में मिला दिया। आप तो निश्चल स्वभाव के सीधे साधे इंसान थे, लेकिन अब आप एक निर्दयी पाषाण हृदय वाले कृतज्ञ इंसान बन गए हैं। पापा जी की मृत्यु के कुछ ही दिन बीते हैं। मम्मी जी की उदासी और उनके दुख से आपको कुछ लेना देना नहीं है। रोते रोते मम्मी जी की आंखों के आंसू सूख गए हैं। पुत्र होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे दुख भरे क्षणों में मम्मी जी के पास कुछ समय व्यतीत कर उनको सांत्वना देते, लेकिन आप तो इतने खुदगर्ज निकले कि आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पापा जी की निशानी को नीलाम कर पैसा लेकर अमेरिका भागने की तैयारी में लगे हैं। मुझे याद है कि जब पापा जी को हार्ट अटैक पड़ा था, तब किस प्रकार मम्मी जी रोते हुए अपने इकलौते पुत्र से पिता को देखने और उनके इलाज कराने के लिए अनुरोध कर रही थी, लेकिन आपने पत्नी प्रेम में बहाना बनाते हुए पिता के प्यार और दुलार को भुला दिया। आपको यह कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, पैसे की आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा, मैं पैसा भेज दूंगा। कृतज्ञता और निर्लज्जता की इससे बड़ी मिसाल और कहाँ देखने को मिलेगी। यदि पैसे से ही रिश्ते खरीदे जाते तो इंसानियत मर जाती। स्वार्थ में अंधे होकर आप तो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन मुझे भली भांति याद है बचपन में आपको एक छींक भी आ जाती थी तो पापा जी आपको देखने के लिए तत्काल डॉक्टर बुलाते थे और स्वयं बेचैन हो जाते थे। मम्मी जी ऐसे व्याकुल हो जाती थी जैसे आपको परेशानी न होकर वह स्वयं बीमार हो गई हैं। धिक्कार है आपके ऊपर कि आपने उसी देवतुल्य पिता को हार्ट अटैक पड़ने पर स्वयं न आकर पैसा भेजने का फरमान सुनाकर आपने मम्मी जी के गले पर नमक छिड़कने का काम किया था। आप तो इस बात की जानकारी होते हुए भी अनजान बन रहे हैं कि पापा जी केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उनकी बीमारी का खर्च सरकार उठाती है। यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि पापा जी को जितनी पेंशन मिलती थी शायद उतनी आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी। आपके ही गम में पापा जी जैसे कोमल हृदय के दयालु और परोपकारी व्यक्ति का साया हम लोगों के ऊपर से उठ गया। मैं आपकी तरह कृतज्ञ नहीं हूँ। पापा जी मेरे विपत्ति में पालनहार बनकर मुझे सहारा दिया था। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान ही समझा। वह जीवन पर्यंत मुझे श्याम बेटा कहकर ही पुकारा करते थे। यदि मुझे वह नौकर कहकर पुकारते मुझे कदापि बुरा न लगता, क्योंकि वह मुझे नौकर की हैसियत से ही मेरे गांव संग्रामपुर से यहाँ लाए थे। इसलिए मैं आजीवन उनको ईश्वर के समान ही पूजता रहूँगा। लेकिन आज आपके मुंह से नौकर शब्द सुनकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद यह सब आप अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। मेरे मुंह से धर्मपत्नी का नाम निकलते ही मंजरी भाभी आग बबूला होते हुए अनुपम भैया के ऊपर ऊंचे स्वर में बिगड़ने लगी। वह टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहने लगी कि आपके घर में नौकरों की इतनी औकात बढ़ी हुई है कि वह मालिक के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं और आप बुजदिलों की तरह से यह सब सुन रहे हैं। मेरा नौकर अगर ऐसा बोलता तो मैं उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देती। मंजरी भाभी ने इतना बोलकर जैसे मेरे मन की मुराद पूरी कर दी थी। मैं जान रहा था कि न्यूयॉर्क जाने के पहले अनुपम भैया ऐसे नहीं थे। यह सारा पाठ इसी नारी मंजरी भाभी के द्वारा इनके रोम रोम में भर दिया गया है। मैंने तेज आवाज में मंजरी भाभी को डांटा, शट अप, तुम्हारी जैसी नारियां ही पूरे नारी समाज को कलंकित करती हैं।
पापा जी के हार्ट अटैक आने की खबर जब मम्मी जी ने अनुपम भैया को दिया था और वह अपने पिता को देखने के लिए आने को तैयार हुए थे, तब आपने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक पुत्र को अपने पिता के विपत्ति के छड़ों में मिलने से यह कहकर रोक दिया था कि यदि आप अपने पिता को देखने के लिए इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डाइवोर्स ले लूँगी। इसको इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतरकर एक ब्लैकमेलिंग की संज्ञा दी जा सकती है। अनुपम भैया के ऊपर आपका माया जाल का जादू तो चल गया था। यदि उनके स्थान पर मैं होता तो तलाक के पेपर तुरंत मंगवा कर अपना हस्ताक्षर कर आपके मुंह पर मार देता और अपने पापा जी को देखने के लिए चला आता, क्योंकि तलाक के बाद तुमसे अच्छी दूसरी पत्नी तो मिल सकती है, लेकिन पापा जी के मृत्यु के बाद मेरे पापा जी वापस दोबारा मिल नहीं सकते हैं। अनुपम भैया और मंजरी भाभी के द्वारा मम्मी जी और पापा जी को दिए गए दुख के कारण उनके अंतर्मन की पीड़ा का मुझे एहसास था। उनको दुखी देखकर मुझे अनुपम भैया और मंजरी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज उन लोगों ने मुझे बोलने का अवसर देकर मेरे अंदर के भड़ास को निकालने का जैसे मौका दे दिया था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे द्वारा अनुपम भैया और मंजरी भाभी की निंदा कड़वे शब्दों में किए जाते समय मम्मी जी चुपचाप शांत भाव से यह सब देख रही थी। उन्होंने बीच में मुझे बिल्कुल टोका नहीं था, क्योंकि मैं एक कड़वा सच उन लोगों को सुना रहा था। मेरे द्वारा मंजरी भाभी को तीखे शब्द सुनाए जाने से वह गुस्से से तिलमिला उठी थी। वह अपने नाक भौं को सिकोड़ती हुए तेज कदमों से कमरे में चली गई थी। गुस्साई हुई मंजरी भाभी को कमरे में जाता देखकर अनुपम भैया डर गए थे। उनको लगने लगा था कि आज मंजरी भाभी का सारा गुस्सा उनके ऊपर ही उतरेगा। इसका कारण मैं था। वह हड़बड़ा कर दौड़े दौड़े मंजरी भाभी के कमरे में उनको मनाने के लिए पहुंच गए थे। मंजरी भाभी गुस्से में अनुपम भैया से तेज तेज आवाज़ में आक्रोश भरे स्वर में कहने लगी कि मैं इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती थी, आपके नौकर ने मेरी बेइज्जती कर दी। इस बदतमीज़ नौकर को अभी इसी वक्त बाहर का रास्ता दिखाइए, वरना मैं अगले फ्लाइट से अमेरिका चली जाऊंगी। मंजरी भाभी के द्वारा अनुपम भैया की चाबी भर दी गई थी, इसलिए मेरे पास आकर उनको अपना सारा भड़ास मेरे ऊपर उतारना बिल्कुल स्वाभाविक था और उन्होंने वही किया था। बाहर निकलते ही वह मेरे ऊपर भड़क गए और मुझसे कहने लगे, बदतमीज़ नालायक, नौकर होते हुए भी मालिक को नसीहत देता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा अपना चेहरा हम लोगों को कभी मत दिखाना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का नसीहत देने वाले अनुपम भैया ने ही आज पत्नी के इशारे पर मर्यादाओं की सारी सीमा पत्नी प्रेम में लांग डाली थी। मुझको उनके ऊपर क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके ऊपर मुझे तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जीवन में आप मुझको कभी गाली भी देंगे। आपने होश भी नहीं संभाला था तब पापा जी मुझे इस घर में लाए थे। आपको बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है, गोद में लेकर घंटों तक टहलाया करता था। गोद से जैसे ही मैं आपको उतारता था, फिर से मेरी गोद में आने की जिद करने लगते थे। मम्मी जी भी जब आपको गोद में लेने का प्रयास करती थी तब भी आप मेरी गोद नहीं छोड़ते थे। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे आपके बचपन का एक एक लम्हा पूरी तरह से याद है। आप कितनी बार मेरे ऊपर अपना मल मूत्र त्याग दिया करते थे, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। मैं मम्मी जी को भी नहीं बताता था, आपको बाथरूम में ले जाकर मैं धुल देता था। वह एक नौकर के नाते नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे अपार स्नेह के कारण होता था। जब आप तोतली आवाज़ में थोड़ा बहुत बोलने लगे थे तब आप मुझे श्याम भैया के स्थान पर आम भैया कहकर पुकारते थे। मुझे हंसी छूट जाती थी और आपकी वह मीठी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आती थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि समय और कुसंगति के कारण आज वही आपका आम भैया एक बदतमीज नालायक नौकर बन गया है। जहाँ तक घर से जाने की बात आप कह रहे हैं, वह आप किस हैसियत से कह रहे हैं? यह घर आपका नहीं है, इसको पापा जी ने बनवाया था और यह उनका घर है। पापा जी के मृत्यु के बाद अब यह घर मम्मी जी का है। पापा जी ने मम्मी जी की उपस्थिति में मुझे वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए मुझसे कोई नहीं कहेगा। मेरे इतना कहते ही अनुपम भैया तिलमिला गए और मम्मी जी की ओर मुखातिब होते हुए उनसे कहने लगे, मम्मी, इस आदमी को अभी आप तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दीजिए। अनुपम भैया के इतना कहने पर मम्मी जी ने मेरा साथ दिया और अनुपम भैया से बोली
कि बेटा अनुपम, आप व्यर्थ में वाद विवाद कर बात आगे मत बढ़ाइए। श्याम ठीक ही कह रहा है। तेरे पापा ने इसको वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए तुझसे कोई नहीं कहेगा। मम्मी जी के द्वारा यह बात कहते ही अनुपम भैया मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए उनसे भी उलझ गए और कहने लगे कि आप अपने बेटे का पक्ष ना लेकर इस नौकर का साथ दे रही हैं। गुस्से से आग बबूला होकर वह भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तब मैंने पीछे से आवाज़ लगाकर उनको रोकते हुए बोला कि अनुपम भैया, मेरी आखिरी बात सुनते जाइए। वह पल भर के लिए वहीं रुक गए। तब मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आपने मेरा इतना अपमान किया है, इसके बावजूद भी मेरे हृदय में आपके प्रति वही प्यार है जो कभी आपके बचपन में हुआ करता था। मैंने तो कड़वे शब्दों में अपनी बातें कहकर आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अफसोस है कि आपकी आत्मा स्वार्थ का चादर ओढ़कर सो गई है। मेरे द्वारा कहे हुए कड़वे सच के लिए आपको जो कष्ट हुआ है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरी बातें सुनकर बिना कोई उत्तर दिए ही अनुपम भैया झुंझलाहट के साथ आक्रोश की मुद्रा में अपने कमरे में चले गए थे। मंजरी भाभी को तो अनुपम भैया को भड़काने का जैसे एक बहुत सुनहरा अवसर मिल गया था। वह जैसे ही कमरे में पहुंचे, मंजरी भाभी अनुपम भैया से तेज स्वर में कहने लगी कि मैंने इस घर में आपकी हैसियत अपने आंखों से देख लिया है। अपने मम्मी जी और पापा जी के प्यार की आप बहुत दुहाई दिया करते थे। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आपकी वही मम्मी जी आपसे कितना प्यार करती हैं। उन्होंने तो अपने पुत्र और पुत्रवधू की बेइज्जती करने वाले नौकर का पक्ष लेते हुए उल्टे ही आपको नसीहत दे डाली। क्या इसी को प्यार कहते हैं? अगर वह उस 2 कौड़ी के नौकर को धक्के मारकर घर से निकलवा देती, तब मैं समझती कि वह तुमसे प्यार करती हैं। आपके मम्मी जी के हृदय में हम लोगों का स्थान नौकर से भी नीचे है। एक संस्कार विहीन पुत्र वधू किस प्रकार फलते फूलते परिवार को विनाश की तरफ धकेल देती है, इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। स्वार्थी और लालची लोगों के लिए रिश्ते नातों का कोई मायने नहीं होता है। मंजरी भाभी लाखों रुपए के गहने मम्मी जी से पहले ही पा चुकी थी। पापा जी के रिटायरमेंट के बाद बरसों पहले मिले फंड और ग्रेच्युइटी आदि अन्य भुगतान, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी ऊपर थी, इसकी भनक भी उनको लग गई थी। मकान की भी कीमत करोड़ों रुपए से ऊपर ही होगी, ऐसा उनको आभास हो गया था। इसलिए वह इन सब रुपयों को समेटकर जितनी जल्दी हो सके अमेरिका वापस चले जाने का प्लान बना रही थी। पैसे और ज़मीन जायदाद की लालच उनको ना होती तो वह अब तक अनुपम भैया पर दबाव डालकर अमेरिका चली गई होती। लालच में वह रुक तो गई थी, लेकिन उनके मन में यह भी शंका थी कि कहीं अनुपम भैया माँ के प्रेम में उनके इस ख्वाब से उन्हें वंचित ना कर दें। इसलिए अनुपम भैया को माँ के विरुद्ध जितना अधिक भड़काया जा सके वह इसी प्रयास में लगी हुई थी। अनुपम भैया के कमरे में चले जाने के पश्चात मैंने हाथ जोड़कर विनती भाव से मम्मी जी से कहा कि मैंने आपके सामने अनुपम भैया और मंजरी भाभी के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए मेरी इस धृष्टता के लिए नादान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि श्याम बेटा, तूने कौन सी नाजायज़ बात कह डाली है जिसके लिए तू माफ़ी मांग रहा है? तुमने तो कड़वा सच ही बोला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अनुपम तेरी बातों से कुछ नसीहत लेने के बजाय वह उल्टा तेरा ही अपमान कर रहा था। किशोर बेटा, कल तू मेरे साथ बैंक चल। तेरे पापा जी ने अपनी वसीयत में 20 लाख रुपए तुझे देने के लिए लिखा है। मैं चाहती हूँ कि कल बैंक चलकर तेरे पापा के मृत्यु प्रमाण पत्र को दिखाकर उस खाते में जितने पैसे हैं उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूँ, क्योंकि तेरे पापा ने अपने खाते में नॉमिनी मुझको ही बनाया था। उन्हीं पैसों में से 20 लाख रुपए तेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसकी भनक अनुपम और मंजरी को न होने पाए। अगर उनको पता चल गया तो वह तेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने नहीं देंगे, जिसके कारण तेरे पापा की आत्मा बहुत दुखी होगी। मैं उन लोगों से मंदिर जाने का बहाना बना लूँगी। श्याम किशोर ने कहा, ठीक है मम्मी जी, हमसे तो वह लोग बात भी नहीं करेंगे। आप एक काम अवश्य कर लीजिएगा। बैंक वाले पापा जी का डेथ सर्टिफिकेट, आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड मांग सकते हैं, इसलिए आप इनको सबसे पहले ही ढूंढ कर रख लेना। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि मुझे 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। दमयंती जी ने कहा, क्यों बेटा? श्याम किशोर ने कहा, मम्मी जी, आपने मुझे माँ की ममता दी है, पापा जी ने मुझे अपने संरक्षण का छाव दिया था,
मेरा भविष्य संवारने के लिए मेरी नौकरी लगवा दी थी, अन्यथा इस अनाथ श्याम किशोर का जीवन नर्क बन जाता। अनुपम भैया सही कह रहे थे। यदि पापा जी की कृपा मेरे ऊपर ना होती तो मैं कहीं भीख मांगता हुआ मिल जाता। पापा जी की कृपा से आज मैं इज्जत से जीवन जीने लायक हो गया हूँ। इससे बड़ा अनमोल रत्न दुनिया में दूजा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। दमयंती जी ने कहा, किशोर बेटा, तेरे पापा जी ने अपनी वसीयत में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं अपने ग्राम संग्रामपुर से श्याम किशोर को घर में काम करने के लिए लाया था, लेकिन उस बच्चे ने अपने आचरण से हमारा दिल जीत लिया था। वह हमारे घर में एक पुत्र की भांति ही इज्जत पाता रहा है। मेरे हृदय में उसका स्थान मेरे पुत्र अनुपम से कम नहीं है, लेकिन पुत्र की आड़ में उसके हक को मारना पाप करने के समान है। जब से वह मेरे साथ रहने लगा है, उसको मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी गई है, इसलिए उसको मेरे खाते से 20 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाएगा, जिस पर सिर्फ उसका हक बनता है। अब तू ही बता बेटा, क्या तू अपने पापा जी की इच्छा को पूरी नहीं करेगा? श्याम किशोर ने कहा, मम्मी जी, मैं पापा जी की हर इच्छा को पूरी करने के लिए प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरी अंतर्यात्मा यह कह रही है कि मंजरी भाभी अनुपम भैया को बरगला कर आपकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती हैं। हो सकता है यह मेरे मन की शंका हो, लेकिन यदि कहीं ऐसा हो गया तब आपका क्या होगा? जब से मैंने यहाँ मंजरी भाभी और अनुपम भैया के आने के बाद उनके आचरण को देखा है, मुझको उन लोगों की नीयत में खोट दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं पापा जी की इच्छा इस शर्त के साथ पूरा करूँगा कि आप मेरे साथ बैंक में एक ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 20 लाख रुपए उसमें डाल दीजिए, ताकि वह पैसे बदनीयती से बच जाएं और गाढ़े वक्त पर काम आएं। दमयंती जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू जैसा चाहता है वैसा ही कर ले। कल बैंक में चलकर एक संयुक्त खाता खुलवा कर उसमें तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र करा दूंगी। अनुपम भैया और मंजरी भाभी घंटों तक अपने कमरे में ना जाने कौन सी गुप्त मंत्रणा करते रहे। थोड़ी देर के बाद मम्मी जी भी अपने कमरे में चली आई थी और मैं भी चला गया था। दूसरे दिन अनुपम भैया और मंजरी भाभी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। वह दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे एक दिन पूर्व हम लोगों के बीच में कोई तकरार ही नहीं हुआ था। वह लोग घर में मेरी उपस्थिति को भी नज़रअंदाज करते हुए सामान्य बनने का दिखावा कर रहे थे। मैं समझ गया था कि यह लोग जानते हैं कि मम्मी जी को नाराज़ करके वह ना तो यह मकान बेच पाएंगे और ना ही बैंक में पड़े हुए पापा जी के रुपयों को हाथ लगा पाएंगे। पापा जी के क्रियाकर्म हो जाने के पश्चात अनुपम भैया और मंजरी भाभी को अमेरिका लौटने की जल्दी हो रही थी। घर में यह शांति किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। दमयंती जी के जीवन में इससे भी बड़ा और क्या तूफान आया? उनके बेटे ने ऐसा क्या किया कि रिश्ते भी शर्मसार हो गए? जानने के लिए देखिए कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।